अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में आज के इस लाइव सेशन में हम नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो आज के इस लाइव चैट कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें। इससे हमें ये आइडिया होता है कि हमारे लाइव एमसीक्यू का सेशन जो है वो पाकिस्तान के किन किन शहर से जो है वो देखा जा रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला एमसीक्यू, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस इन ह्यूमन बींग्स इन कंटेंट auditory relay center that control reflex movement of eyes. Option A forebrain, option B midbrain, option C hindbrain and option D amygdala. इस एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस इन ह्यूमन बीइंग, इनमें से कौन सा है जो इंसानों के अंदर रिड्यूस है। कंटेन ऑडिटरी रिले सेंटर, उसके अंदर जो है वो सुनने का ऑडिटरी रिले सेंटर सुनने का निज़ाम मौजूद है। एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई, और आइस की जो है वो रिफ्लेक्स मूवमेंट को बस कंट्रोल करता है। ह्यूमन के अंदर ये रिड्यूस है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए फोर ब्रेन, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हाइंड ब्रेन एंड ऑप्शन डी अमाइगडेला। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। ह्यूमन के अंदर कौन सा पार्ट जो है वो रिड्यूस होता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया? बी मिड ब्रेन इज करेक्ट आंसर। ह्यूमन, रिड्यूस इन ह्यूमन, रिड्यूस इन ह्यूमन आ जाए ना तो इंसानों के अंदर जो है वो मिड ब्रेन वाला पार्ट जो होता है वो रिड्यूस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। हाइंड ब्रेन इंक्लूड, हाइंड ब्रेन वाला जो पार्ट है ना, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन के अंदर इनमें से कौन सा पार्ट हाइंड ब्रेन का हिस्सा है? मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम, डी ऑल ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से लाइव चैट में एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आप बताते हैं। लाइव चैट में एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करें, देखते हैं क्या आंसर आता है। हाइंड ब्रेन इंक्लूड्स, इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो हाइंड ब्रेन का है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम, ये तीनों के तीनों जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, इनमें से कौन सा जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मेडुला, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पोन्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सेरिबेलम एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सेरिब्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? सेरिब्रम। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका पार्ट है? जल्दी से कमेंट में लिख के बताएं कि भाई अगर आप कह रहे हो ना सेरिब्रम हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, तो सेरिब्रम जो है वो ब्रेन के कौन से डिवीजन का पार्ट है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर सेरिब्रम हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है तो सेरिब्रम जो है वो नर्वस सिस्टम के ब्रेन के किस डिवीजन का हिस्सा है? ओके गुड, शाबाश, फोर ब्रेन का हिस्सा। सेरिब्रम किसका हिस्सा है? फोर ब्रेन का हिस्सा है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। सर्टेन न्यूरॉन्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन अपीयर टू इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लिप्स एंड wakefulness and the rate of pattern of breathing. Option A medulla, option B pons, option C cerebellum and option D all of these. तो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से लाइव सेक्शन में आंसर देना है। मैं इसको थोड़ा समझाता भी चलूँ। सर्टेन न्यूरॉन्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, इनमें से कोई पार्ट्स है ना, उसके न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, अपीयर टू इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, यानी उसका जो है वो इंसान के सोने और इंसान के जागने से जो है वो बहुत अहम किरदार है। साथ ही साथ एंड द रेट ऑफ एंड ब्रीथिंग पैटर्न, जो है वो जागने और सोने से उसका ताल्लुक है और ब्रीथिंग पैटर्न से भी उसका जो है वो ताल्लुक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी सेरिबेलम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका करेक्ट आंसर है पोन्स। पोन्स जो होता है वो स्लीप और वेकफुलनेस से इसका ताल्लुक है और साथ ही साथ ब्रीथिंग पैटर्न से भी इसका ताल्लुक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन एंड मेंटेन बॉडी पोजीशन। ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन आपके सामने। वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है
वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन, ओके मिड ब्रेन का पार्ट, ये मिड ब्रेन हटा दो, वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन कर लो, दिस नॉट ब्रेन, गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन। याद रखिएगा जो पार्ट हम बताने जा रहे हैं ना वो मिड ब्रेन का पार्ट नहीं है, जो है वो वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कर लो। गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन, स्मूथ और एक्यूरेट मोशन के लिए कौन सा पार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, एंड मेंटेन बॉडी पोजीशन, बॉडी की पोजीशन को मेंटेन रखने में भी हम किरदार है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी सेरिबेलम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख चुके हो, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सेरिबेलम। याद रखिएगा सेरिबेलम का जो काम है ना वो क्या करना है, सेरिबेलम का जो पार्ट काम है वो क्या है, बैलेंस करने में। सेरिबेलम का पार्ट क्या है, बैलेंस के अंदर जो है वो बहुत अहम किरदार है, एक्यूरेट मोशन और ये सब करवाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इट इज बेस्ट डेवलप इन बर्ड्स, इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी, स्टोरेज फॉर बिहेवियर। हमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो बेस्ट डेवलप इन बर्ड्स, परिंदों के अंदर जो वो बेस्ट डेवलप होता है, इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज। और ये लर्निंग और मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर, इसके अंदर इसका अहम किरदार होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो पार्ट जो है वो मेडुला है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो पार्ट है पोन्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो पार्ट है सेरिबेलम और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो पार्ट है अमाइगडेला। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं क्या आंसर आता है। जल्दी से लाइव चैट में एक आंसर सेलेक्ट कर लें, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सेरिबेलम। याद रखिएगा परिंदों का जो बैलेंस होता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने बनाया। अल्लाह ताला ने परिंदों का जो बैलेंस है वो बहुत ही बेहतरीन बनाया है। तो ये है कि सेरिबेलम का काम बैलेंस है, वेल डेवलप होता है, इसीलिए इनका बैलेंस होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नैरोज डाउन इनटू एन ओवल शेप होलो सिलेंडर द स्पाइनल कॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग नैरोज डाउन इनटू एन ओवल शेप होलो सिलेंडर द स्पाइनल कॉर्ड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी सेरिबेलम। 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें आपसे कहा जा रहा है, सवाल में हम थोड़ा समझाता भी चलूँ, तब तक जिन जिनको समझ आ रहा हो वो ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर लें। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नैरोज डाउन, इनमें से कौन सा पार्ट है जो नैरो हो जाता इनटू एन ओवल शेप, ओवल शेप में जो वो नैरो डाउन हो जाता है, होलो सिलेंडर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये नीचे जाकर वो हिस्सा जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो पार्ट कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहले कहा जा रहा है मेडुला है, बी में कहा जा रहा है वो हिस्सा पोन्स है, सी में कहा जा रहा है वो हिस्सा हाइपोथैलेमस है और डी में कहा जा रहा है वो हिस्सा सेरिबेलम है। आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, मेडुला। याद रखिएगा इंसान के दिमाग का सबसे निचला हिस्सा, सबसे लोवेस्ट पार्ट जो है वो क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद स्पाइनल कॉर्ड की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद किसकी शुरुआत हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। लिहाजा एसएमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, ग्रे मैटर इन स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ। ग्रे मैटर इन स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ, स्पाइनल कॉर्ड में ना व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है ना, तो ग्रे मैटर जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेल बॉडीज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है व्हाइट मैटर, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी। तो आपने बताना है ग्रे मैटर इन स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ। ग्रे मैटर इन स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ, ग्रे मैटर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज होती हैं और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, बोथ ए एंड बी। जबकि सिंध बोर्ड के अंदर ये बात गलत दिखी हुई है, याद रखना। सिंध बोर्ड की बुक अगर जिन्होंने पढ़ी होगी ना उसमें ये बात जो है वो गलत दिखी हुई है, फेडरल बोर्ड के अंदर ये बात बिल्कुल सही है। सिंध बोर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, ग्रे मैटर के अंदर जो है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं और सेल बॉडीज जो होती है वो व्हाइट मैटर में होती है, जबकि गलत है। फेडरल बोर्ड में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज और नर्व नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, जबकि व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैच, वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ
माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और ट्रैक, ये 95 जो ये मिसप्रिंट है इसमें है वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और ट्रैक। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और ट्रैक कहाँ होते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है व्हाइट मैटर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ग्रे मैटर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सेल बॉडीज, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नर्व फाइबर्स। तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहाँ होते हैं? व्हाइट मैटर में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? व्हाइट मैटर इज द करेक्ट आंसर। जबकि ग्रे मैटर में क्या था? सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। इट कंप्राइजेस सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन विच में फॉर्म गैंग्लिया एंड द नर्व्स। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑप्शन ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें कहा जा रहा है इट कंप्राइजेस ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों होते हैं, विच में फॉर्म गैंग्लिया एंड द नर्व्स, जो गैंग्लिया और नर्व्स बनाते हैं। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर्म, ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है? चार ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन आपने जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या है? सी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इज। द कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इज। ऑप्शन ए गैंग्लिया, ऑप्शन बी नर्व्स, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से 30 सेकंड में जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा हो लाइव चैट के कमेंट में आप लिख दें। द कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। सेल बॉडीज जो न्यूरॉन का जो सोमा वाला पार्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन, उसके जहाँ एक जगह पर वो जमा हो जाते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज होता है? सेल बॉडीज जो हैं न्यूरॉन्स की वो एक जगह पर कंसंट्रेशन हो जाती है, वो एक जगह पर जमा होते हैं, उनके जमा वाली हालत को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गैंग्लिया। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए गैंग्लिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। द बंडल्स ऑफ एक्सोन और डेंड्राइट्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू आर टर्म्ड। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी नर्व, ऑप्शन सी गैंग्लिया एंड ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बंडल ऑफ एक्सोन, एक्सोन की बात हो रही है, बंडल्स और डेंड्राइट्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। बंडल्स ऑफ एक्सोन या डेंड्राइट, इनके अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो बाउंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ब्रेन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नर्व्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है गैंग्लिया एंड ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने जो है क्या करना है? सेलेक्ट करना है। देखते करेक्ट आंसर क्या आता है। तो बंडल ऑफ एक्सोन और डेंड्राइट्स, इसके अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू बाउंड होता है उसे हम कहते हैं नर्व्स। क्या कहते हैं उसे हम? नर्व्स। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स दे कंडक्ट द नर्व्स में बी। ऑप्शन ए सेंसरी, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी मिक्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स के लिहाज से दे कंडक्ट द नर्व्स में भी। नर्व्स क्या कहलाती हैं? सेंसरी कहलाती हैं, मोटर कहलाती हैं, मिक्स कहलाती हैं या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। कि भाई कौन से इम्पल्स की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जा रहा है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर लेके जा रहा है। तो इस बेस पर नर्व्स को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सेंसरी, मोटर, मिक्स या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज और लीव ब्रेन इन ह्यूमन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज और लीव ब्रेन इन ह्यूमन। कितनी पेयर्स जो है नर्व्स के कितने पेयर हैं जो दिमाग से निकलते हैं इंसानों में? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 12, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 15, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 31, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 36। तो नर्व्स के कितने पेयर हैं जो दिमाग से अराइज होते हैं? जल्दी, शाबाश, इसका आंसर तो देना चाहिए जल्दी। कमेंट सेक्शन में लिखें नर्व्स के कितने पेयर हैं जो ह्यूमन ब्रेन से, इंसानों में, जो इंसान से निकलते हैं। यानी क्रेनियल नर्व्स की तादाद पूछी जा रही है, हिंट भी दे दी। चलो, तो करेक्ट तादाद क्या है? 12 पेयर। 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है। द नर्व दैट अराइज और लीव ब्रेन आर कॉल्ड। नर्व्स दैट अराइज और लीव ब्रेन आर कॉल्ड। ऑप्शन ए सेरिब्रल नर्व्स, ऑप्शन बी क्रेनियल नर्व्स, ऑप्शन सी मिक्स्ड नर्व,
ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो वो नर्व्स जो दिमाग से निकलती हैं उन नर्व्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उन्हें सेरिब्रल नर्व्स कहते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे मिक्स नर्व्स कहते हैं और ऑप्शन डी उनको सेरिब्रल और क्रेनियल दोनों कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है वो डी है, बोथ ए एंड बी। सेरिब्रल नर्व्स भी कहते हैं और उन्हें क्रेनियल नर्व्स भी कहते हैं। नेक्स्ट में हमें कहा जा रहा है सेरिब्रल नर्व्स में भी, सेरिब्रल नर्व्स जो दिमाग से निकल रही है ना, जिनको सेरिब्रल नर्व्स भी कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स भी कहते हैं, वो नर्व कैसी होती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो सेंसरी होती है, बी में कहा जा रहा है नहीं वो मोटर होती है, सी में कहा जा रहा है नहीं वो मिक्स होती है और डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो वो नर्व कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या डी, वो सेंसरी भी हुए हैं, कुछ मोटर्स भी हैं और कुछ मिक्स भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, द स्पाइनल नर्व्स आर। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो कैसी होती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेंसरी होती हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मोटर होती हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मिक्स होती है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो स्पाइनल नर्व्स जो होती है भाई, ब्रेन से निकलने वाली तो सेंसरी भी थी, मोटर भी थी, मिक्स भी थी। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो मिक्स होती हैं। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? मिक्स होती हैं। लिहाजा इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, द सिस्टम इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन एंड इज एसोसिएटेड विथ फाइट। एक मिनट थोड़ा मैं कैमरा फोकस कर लूँ। एंड इज एसोसिएटेड विथ फाइट एंड फ्लाइट। वो कौन सा सिस्टम है जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका ताल्लुक फाइट और फ्लाइट से? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम है, बी में कहा जा रहा है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, सी में कहा जा रहा है वो सोमैटिक सिस्टम है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो पेरिफेरल सिस्टम है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। द सिस्टम इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। जल्दी से लाइव चैट सेक्शन में जो है वो अपना आंसर लिखें, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या है? सिंपैथेटिक। रेस्टिंग वाला हमने पढ़ा था ना, रेस्टिंग में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और फाइट और फ्लाइट के अंदर क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। नेक्स्ट MCQ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, अ फ्यू क्रेनियल नर्व्स इंक्लूड द वेगा नर्व टुगेदर विद फाइबर्स फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द। हमें कहा जा रहा है फ्यू क्रेनियल नर्व्स इंक्लूड वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है वो 10वीं क्रेनियल नर्व का नाम है। टुगेदर विद द फाइबर्स फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के जो बॉटम पोर्शन से निकलने वाले नर्व्स हैं वो मिलकर क्या बनाती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो बनाती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सी में कहा जा रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और डी में कहा जा रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जल्दी से बताना है क्या आंसर आ रहा है। तो वो मिलकर क्या बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बताने जा रहा हूँ, जल्दी से लाइव सेशन में लिखते हैं। 30 सेकेंड आपके पास हैं इस MCQ का आंसर देने के लिए कि भाई दिमाग से निकलने वाली वेगस नर्व और स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम से निकलने वाली जो नर्व मिलकर जो नर्वस सिस्टम बनाती है उस नर्वस सिस्टम का नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और डी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है, अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन हुज सिम्टम आर सिमिलर टू दोज memory loss. Also there is evidence that high level of aluminium may contribute to onset of this disease. Option A Parkinson disease, option B epilepsy and option C Alzheimer disease. वो कौन सी डिजीज है जिसमें मेमोरी लॉस होती है? यार मेमोरी लॉस से तो पूरी कहानी हो गई ना। अगर आपने ये डिसऑर्डर पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो मेमोरी लॉस किस में होता है? अल्जाइमर्स में। अल्जाइमर्स के अंदर जो है वो मेमोरी लॉस होता है। लिहाजा इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी अल्जाइमर। नेक्स्ट MCQ इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, L-DOPA is an effective drug to control which of the following disease. लियोडोपा जिसे L-DOPA शॉर्ट करके लिखते हैं, ये एक अफेक्टिव ड्रग है which of the following disease. इनमें से कौन सी बीमारी के लिए ये बहुत अफेक्टिव ड्रग है? आपके पास चार ऑप्शन इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अल्जाइमर डिजीज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ड्रग एब्यूज, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पार्किंसंस डिजीज, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एपिलेप्सी। तो लियोडोपा इनमें से कौन सी बीमारी के लिए बहुत ही
इफेक्टिव ड्रग है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ, जल्दी टाइम हो गया। ओके, पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ के लिए लियोडोपा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। याद रहे पार्किंसन डिजीज़ पर हम ऑलरेडी डिटेल लेक्चर जो है वो डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। वन ऑफ द फॉलोइंग convulsive disorder of nerves which are characterized by abrupt transient symptoms of motor, sensory, psychic or autonomic nature frequently associated with changes in consciousness is option A Parkinson's disease, option B drug abuse, option C epilepsy, option D Alzheimer disease। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इस एमसीक्यू में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें कहा जा रहा है वन ऑफ द कन्वल्सिव डिसऑर्डर, भाई एक कन्वल्सिव डिसऑर्डर है नर्व का, विच आर कैरेक्टराइज बाय अब्रप्ट सिम्टम्स ऑफ, इसमें जो अचानक से सिम्टम्स जाहिर होते हैं वो सिम्टम क्या हो सकते हैं? मोटर से भी रिलेटेड हो सकते हैं, सेंसरी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, साइकिक कंडीशन से भी हो सकते हैं, और ऑटोनॉमिक नेचर जो इंसान के इख्तियार में ना उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद चेंजेस इन कॉन्शियसनेस, में इंसान जो होता है जब इसको ये दौरा पड़ता है तो वो होश अपना गवा बैठता है, बेहोशी की हालत में चले जाता है। वो बीमारी कौन सी है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो बीमारी पार्किंसंस वाली है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ड्रग एब्यूज, दवाएं ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि एपिलेप्सी में ऐसा होता है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है अल्जाइमर्स डिजीज़ में ऐसा होता है। तो आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? एपिलेप्सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? एपिलेप्सी के अंदर जो है वो इंसान अपना कॉन्शियस लेवल क्या करता है? खो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इन द स्टडी ऑफ एपिलेप्सी। याद रखिएगा एपिलेप्सी की डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध बोर्ड के अंदर इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। फेडरल बोर्ड से रिलेटेड जो ये टॉपिक था इसका डिटेल लेक्चर भी मैंने अपलोड कर लिया है कि एपिलेप्सी की डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो बहुत अहमियत रखता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अल्कोहल टॉलरेंस टेस्ट, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इंसुलिन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इन द स्टडी ऑफ एपिलेप्सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो एपिलेप्सी के लिए कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। इसका करेक्ट आंसर आपके पास है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। क्या है? बी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। EEG कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? EEG कहते हैं। इसके ऊपर भी हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एपिलेप्सी। इनमें से कौन सा है जो एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अल्कोहल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एंटी कन्वल्सन ड्रग्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एंटी हिस्टामिन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सी दवाई है जो एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में इनमें से कौन सी दवाई जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी एंटी कन्वल्सन ड्रग इज द करेक्ट आंसर। एंटी कन्वल्सन ड्रग जो है वो एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। अ डिजीज कैरेक्टराइज बाय द डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन। इनमें से कौन सी बीमारी है जिसमें ब्रेन फंक्शन जो है उसमें डिक्लाइन आ जाता है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एपिलेप्सी, ऑप्शन बी ड्रग एब्यूज, ऑप्शन सी पार्किंसंस डिजीज एंड ऑप्शन डी अल्जाइमर्स डिजीज। आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अ डिजीज कैरेक्टराइज बाय द डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो डिक्लाइन, जिसमें ब्रेन फंक्शन के अंदर क्या आ जाता है? डिक्लाइन आ जाता है। तो ये टर्म्स कौन सी बीमारी के लिए यूज़ की जाती है? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने लाइव सेक्शन में लाइव चैट के अंदर जो है वो सेलेक्ट करना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी अल्जाइमर डिजीज। अ डिजीज कैरेक्टराइज बाय द डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन, वो कौन सी बीमारी है जिसमें ब्रेन फंक्शन में डिक्लाइन आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी अल्जाइमर्स डिजीज। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। देयर इज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू द डिजीज इन सम पीपल सो इट टेंड्स टू रन इन फैमिलीज। ऑप्शन ए एपिलेप्सी, ऑप्शन बी अल्जाइमर्स डिजीज, ऑप्शन सी पार्किंसंस डिजीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमें कहा जा रहा है देयर इज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू द डिजीज।
जेनेटिकली इसका जो वो बीमारी है इन सम पीपल, सो इट टेंड्स टू रन इन फैमिलीज़ के अंदर, ख़ानदान में एक बीमारी जो होती है वो नस्ल दर नस्ल जो वो मुंतकिल होती रहती है। वो बीमारी कौन सी है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो बीमारी है एपिलेप्सी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो बीमारी है अल्जाइमर्स डिजीज़, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो बीमारी है पार्किंसंस डिजीज़, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो बीमारी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई बीमारी ऐसी नहीं है। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, अल्जाइमर्स डिजीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी, अल्जाइमर डिजीज़ में जो है वो ख़ानदानी तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये मुंतकिल होती रहती है। नेक्स्ट MCQ आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। देयर इज एविडेंस दैट हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम में कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑनसेट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम की वजह से कौन सी बीमारी होती है? फेडरल बोर्ड में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, सिंध बोर्ड में एल्यूमिनियम का जिक्र नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एपिलेप्सी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अल्जाइमर डिजीज़, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पार्किंसंस डिजीज़, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो वो कौन सी बीमारी है जिसमें हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम की वजह से बीमारी होती है? ए, बी, सी, डी, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ में जो है वो हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम की वजह से बीमारी होती है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इन CNS एंड PNS। One of the following affect post-synaptic membrane in central nervous system and peripheral nervous system। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी डोपामिन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर बताना है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर इनमें से कौन सा केमिकल है जो अफेक्ट करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, निकोटीन इज करेक्ट आंसर। निकोटीन तंबाकू खाने की वजह से जो है वो क्या होता है, अक्सर लोगों की नींद उड़ जाती है ना, काम में एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, निकोटीन जो होता है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाकर क्या करता है, एक्ट कर रहा होता है। तो इसी वजह से जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ जो अक्सर आपने मजदूर वगैरह देखा होगा ना, वो निकोटीन खाकर जो वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर इनको निकोटीन ना मिले तो वो सही तरीके से काम भी नहीं कर सकेंगे। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी, निकोटीन इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर आज के इस लाइव सेशन को हम एंड करते हैं। याद रहे वो स्टूडेंट जो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, तो पिछले 3 सालों से हमने हज़ारों की तादाद में जो MCQ हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा, ये इतने ज़्यादा MCQ होंगे जो किसी फ़िज़िकल क्लासेस में करवाना जो है वो मुमकिन नहीं होता। फ़िज़िकल क्लासेस में जो इंस्टीट्यूट में आप हज़ारों रुपये पे कर रहे होते हो, लेकिन इतने ज़्यादा MCQ आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल हैं तो पिछले 3 सालों में हम जो MCQ जो एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर चुके हैं, उन तमाम MCQ के एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ वीकली टेस्ट जो होते हैं ऑनलाइन, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे लेक्चर्स भी क्या कर सकते हैं, आप अवेल कर सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर्ड ग्रुप का जो है वो लाजमी हिस्सा बने, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो दूसरे तमाम बच्चों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।